A very good morning to all my dear students. So, in yesterday's class, we have started a new chapter of Indian Eco, that is LPG, liberalization, privatization, and globalization, in which we have initially completed the topic reasons behind reforms in the year 1991. What was the main reasons behind this decision? And then after we have discussed the basic meaning of liberalization, privatization, and globalization. Then we have started our detailed topic liberalization. We have just related to industries are already discussed. Today we will start discussing the financial sector reforms. We will try to complete the liberalization. 4 different sectoral reforms will be the part of today's class, and we will try to complete this part. Have a look. Financial institutions, commercial banks, and all the organizations engaged in exchanging money. Okay, foreign exchange markets हो गया, चाहे stock exchange operations हो गया, money का exchange जहाँ जहाँ हो रहा है, वो सारा financial market है. इस फाइनेंशियल बैंक ऑफ द नेशन हमारी कंट्री में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगी और कंट्री की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी. कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, कितना वो आगे लोन के फॉर्म में देगा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट, कैसे लैंडिंग की जाएगी इकोनॉमी में, ये सारी चीजें. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 में जब आए तो हमने क्या क्या चेंजेस किए. चेंज नंबर 1, RBI was a regulator. As a regulator, RBI used to control the commercial bank. But after 1991, RBI became the facilitator. फैसिलिटेटर और रेगुलेटर में डिफरेंस है. रेगुलेटर से फाइट भी करेगा, आपको हेल्प करेगा अलग अलग डिसीजंस लेने में, आपके अलग अलग मैटर्स को सॉल्व आउट करने में, आपको कंसल्टेशन बार बार, जैसे एज अ रेगुलेटर हर बात पे आपको कंसल्ट करना है. एज अ फैसिलिटेटर वो आपको जब आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपको सपोर्ट करेगा. तो आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया आफ्टर 1991. नंबर 2, पहले यहाँ पे बताया हुआ है, एज अ रेगुलेटर आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फिक्स करता था कमर्शियल बैंक के लिए. लेकिन अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कौन सी, पब्लिक बोरोइंग पे, हम अगर बोरो करेंगे तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट्स लगेगी, वो आरबीआई ने कहा कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेगी, उनको थोड़ा फ्रीडम दे दिया गया. नंबर 2, कुछ प्राइवेट बैंक्स को हमने अलाउ किया कि आप आइए और आके इंडिया में अपना बिजनेस कीजिए. प्रायर टू 1991 हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंडिया में परमिशन नहीं देते थे. क्यों नहीं देते थे, उसके पीछे भी रीजन है कि इंडियन इकोनॉमी पर्पस से चलाने के लिए उनको लगा कि प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात की गई है. प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक दोनों को अलाउ किया हमने. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आईसीआईसीआई आप सबको पता है. HSBC का फुल फॉर्म लिखा है बैंक, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC, एक फॉरेन बैंक 1 के अंदर. ICICI की फुल फॉर्म कौन बता सकता है? Anyone in the class? ये तो पता होना चाहिए. Unmute and speak if you know the answer. चलिए फिर लिख ही लीजिए अगर नहीं पता है तो. Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India. ये 2 मिली. इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंडिया में आए प्राइवेट लेवल पे, बट अभी यहाँ पे आपको कोई भी 2-3 एग्जांपल फॉर्म में नेम देना. नंबर 3, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये सबसे क्रूशियल डिसीजन था. प्रायर टू 1991 फॉरेन सेक्टर को इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फॉरेनर्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स या बॉन्ड्स परचेज करते हैं. इससे ज्यादा ओनरशिप अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हो सकती है. ठीक है, अब हमने मर्चेंट बैंकर्स को, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, इन सबको अलाउ किया कि आप आके इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो. बट ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा. ठीक है, बहुत सारी बातें ध्यान में रखी ताकि किसी भी इंडियन अकाउंट होल्डर के साथ चीटिंग ना हो. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस. बैंकिंग का जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो एक्सपेंशन प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई कर दिया था आफ्टर 1991. तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सिंपल से 4 पॉइंट्स है. नंबर 1, the role of RBI was changed from regulator to facilitator. 17 commercial bank, but after 1991 it became a facilitator, and many private sector and foreign sector banks were also allowed to enter in Indian markets. The limit on foreign investment was increased and the process of expansion of bank was simplified. Now tax liberalization, right? 2 main headings, industrial sector reforms and financial sector reforms, and then after 4 sub points in both these headings. Now tax reforms. Tax, you already know the policy is a part of tax reform. Now tax reform refers to reform in government's taxation and public expenditure policy, which are collectively known as fiscal policy. ये fiscal policy आपके government budget, government की revenue और expenditure से related जो policy होती है, we call the policy as fiscal policy. Fiscal policy is the revenue and expenditure policy of government. तो tax reform उस policy का सबसे important part है. Now there are 2 tax and indirect tax. Raise your hands. Who will explain? मैम डायरेक्ट टैक्स
मैम डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेसमैन से लिए जाते हैं, या जो मतलब जो इनकम करते हैं उनसे लिए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट बिल्कुल टैक्स हो गया, जो की है, जो बिल्कुल मतलब जो जो मेन कंज्यूमर होता है उससे वो टैक्स लिया जाता है, Okay, इनडायरेक्टली very लिया good. जाता है। Have a look. Very good, Raghav. Direct tax, the tax which is imposed on the income earner and which is to be paid by the person on whom it is imposed. जिस पे impose हुआ है उसी को पे income tax and corporate tax. हमारे income पे जो tax लगता है income tax वो direct tax है, या फिर companies के profit पे जो corporate tax लगता है, जो आपने कहा ना profit के part के form में, ये tax direct tax है। वहीं मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो ये लगते किसी लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे दीजिए, क्योंकि आप इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कहता है ठीक है आप मुझसे टैक्स मांग रहे हो, मैं गुड्स और सर्विसेज बनाना बंद कर देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है ऐसे कैसे चलेगा। प्रोड्यूसर कहता है मैं क्यों टैक्स दूं, आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज टू द कंज्यूमर, सो कंज्यूमर इज सपोज्ड टू पे द टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है भाई डायरेक्टली हम तो कंज्यूमर से ले नहीं पाएंगे, तो व्हाट गवर्नमेंट यूजेस द अप्रोच, गवर्नमेंट प्रोडक्ट की प्राइस में टैक्स ऐड कर देती है एंड वी द टू द गवर्नमेंट, यानी एक्चुअली इम्पोज किसी और पे हो रहा है और पेमेंट कोई और कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहे हैं, इनकम टैक्सेस का एग्जांपल है। टैक्सेशन में क्या क्या रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए देखिए। नंबर 1, रिडक्शन इन टैक्सेस। रियलाइज हुआ कि जो टैक्स इवीजन हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, बहुत ज्यादा टैक्स इवीजन हो रहा था उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट को लगा ये सारा का सारा टैक्स इवीजन हो रहा है ड्यू टू हाई टैक्स रेट, जैसे हो सकता है दिया इसलिए आप काम नहीं करें, तो मैंने आपका वर्कलोड थोड़ा थोड़ा कम कर दिया ताकि आप लोगों की साइड से होमवर्क आने लगे, राइट, ऐसा कुछ पॉजिटिव। तो गवर्नमेंट को भी यही लग रहा था कि भाई टैक्सेस आ नहीं रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन है हाई टैक्स रेट, तो गवर्नमेंट इन टैक्सेस 1991 के बाद टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मॉडरेट किया, और जिससे ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो और लोग अपनी इनकम का एक्चुअल डिस्क्लोजर करें। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म। जीएसटी तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, अभी लॉन्च किया हमने इस पॉलिसी को, बट उससे पहले भी जो सेल्स टैक्स वगैरह थे उनमें चेंजेस किए गए। प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। टैक्स पेमेंट का जो प्रोसीजर था पहले बहुत लेंदी हुआ करता था, उस प्रोसीजर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। टैक्स से जो इनकम है वो गवर्नमेंट अर्न कर पाएगी। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। फिर नीचे आपको बता रखा है गुड्स एंड सर्विसेज 2015 से प्लानिंग चल रही थी, बट एक्चुअली इसको हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट में आते आते 1 जुलाई 2017 हो गया। अगर आपको सॉरी अगर आपको जीएसटी का टैगलाइन पूछ ले तो वो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन पॉलिसी है, बट हमारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूनिफिकेशन नहीं होने की वजह से अलग अलग टैक्स सिस्टम चल रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा था, सेल्स टैक्स चल रहा था, बट अब हमने उसको हटा के जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। लिबरलाइजेशन के अंदर 3 मेन हेडिंग्स और उन 3 के अंदर भी टोटल 12 सब हेडिंग्स, 4 हेडिंग्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन 4 पॉइंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड देन 3 पॉइंट्स इन टैक्सेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन करेंसी से रेट पॉइंट्स है। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले मैं आपको मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिवैल्यूएशन इज अ बिगर कांसेप्ट। देखिए, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट मींस now the exchange rate, the rate at will be determined by the demand and supply of foreign currency in the market. मार्केट में नॉर्मल डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस चलेंगे, उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने डॉलर का एक रुपी, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। तो हमने मार्केट डिटर्मिनेशन कर दिया फॉरेन एक्सचेंज रेट का इन द ईयर 1991। 1991 में हमने हमारे रुपी को फ्री छोड़ दिया कि यस, सो devaluation of rupee, it is basically an act where government deliberately reduce the value of our Indian rupee. Deliberately, it means suppose sold for rupee 60. Now if government intentionally increases the value of dollar and decreases the value of rupee like this, government changes the foreign exchange rate and makes it rupees 65 for $1. This is known as devaluation. डॉलर 60 की जगह 65 का हो गया, बट इसका मीनिंग है डॉलर कॉस्टली हो गया है। Previously, you were able to purchase $1 by giving rupees 60, and now in order to get the same dollar, you have to give rupees 60 rupees की वैल्यू पहले $1 थी, अब 60 rupees की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, 1 से कम डॉलर है ना, कुछ $0.9 के आसपास, 9 पॉइंट समथिंग, 0.96 से समथिंग ऐसा कुछ रेट कर दिया, जान पूछ के उसको कॉल कर दिया। क्या कोई सोच सकता है इसके पीछे क्या रीजन है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ रीजन बनेगा? एनीवन? यस राहुल। इंपोर्ट कम करना, बिल्कुल, कैसे कम हो सकता है? कैन यू मैम, अब एक्सप्लेन? डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और जो भी इंपोर्ट होगा वो डॉलर से ही होगा। तो इस बिल्कुल, ये जो डिवैल्यूएशन हमने किया, वेरी गुड राहुल, दिस वाज बेसिकली डन टू कंट्रोल इंपोर्ट्स एंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। दोनों पर्पस थे हमारे, कंट्रोल करना इन द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। उस क्राइसिस के टाइम पे ये जरूरी था कि मोर एंड मोर फॉरेक्स का इनफ्लो हो। अब ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग में। सपोज 60 रुपीज का था, मैं एक बार रुपीज का साइन नहीं लगा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 65 का हो गया।
इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, आप लॉजिक देखिए। पहले सॉरी इंडिया से बात करते हैं। पहले अमेरिकन जब इंडिया से परचेजिंग करने आते थे तो वो $1 देके 60 रुपीज की वैल्यू के इंडियन गुड्स इंडिया में परचेजिंग करता था, तो वो $1 देके 60 रुपीज की वैल्यू के गुड्स इंडिया से परचेज कर सकते थे। बट नाउ विद द सेम $1 दे आर एबल टू परचेज द गुड्स ऑफ वैल्यू 65। यानी अब उनकी गुड्स इन इंडिया में उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है। इंडियंस की परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन परचेजिंग पावर इन इंडियन इकोनॉमी ये इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज टॉक अबाउट इंपोर्ट, तो इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे। व्हाट इज द रीजन, हैव अ लुक। प्रीवियसली वी वर एबल टू परचेज द गुड्स वर्थ $1 फ्रॉम अमेरिका बाय गिविंग ₹60, बट नाउ फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स वी आर सपोज टू गिव ₹60। के लिए कॉस्टली हो गए। सेम के लिए अब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा इंडियन रुपी देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया इन द ईयर 1990। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, deliberate reduction in the value of domestic currency by any foreign currency by the government of a country। फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट जब इंटेंशनली हमारी वैल्यू को कम कर दिया जाता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की, उसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, रुपी को डिवैल्यूएट किया था ताकि मोर एंड मोर फॉरेक्स इनफ्लो हो, फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब आफ्टर दिस ये सब कुछ आपको याद होना जरूरी है। पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिफ्रेशर ओवर हियर। ठीक है, तो क्या क्या किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर? 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म। 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एक तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की लिमिट कम की गई थी, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व एरियाज को कम किया, एसएसआई के लिए रिजर्व प्रोडक्ट को डी रिजर्वेशन दिया और एमआरटीपी एक्ट में अमेंडमेंट किए। फिर आया आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें देन आफ्टर प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स को इंडिया में परमिशन दी। फिर फॉरेन बैंक का इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाया और एक्सपेंशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। उसके बाद में हमने ये 8 पॉइंट्स कवर करने के बाद 3 पॉइंट्स को सिंप्लीफाई किया गया और इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स लेके आए। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। रुपी को डिवैल्यूएट किया गया और फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मार्केट पे में रटाफिकेशन करना पड़ रहा है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली समझें, अलग अलग सेक्टर्स में पार्ट्स बना के बहुत आराम से रेडी हो जाएगा आपका टॉपिक। आगे देखें बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड से रिलेटेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस, बिकॉज प्रायर टू 1991 हमने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इंपोर्ट्स पे भी लगा रखी थी, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो 1950s में स्टार्ट ही हुई है उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को रिड्यूस किया। ये हमने पढ़ लिया है चैप्टर 2 के कंक्लूजन में, राइट। तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी जब रिड्यूस हुई तो ऐसे में इट बिकेम कंपल्सरी कि हम ये रिफॉर्म लेके आए और इंडियन इकोनॉमी की। देखिए 3 रीजन थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए। नंबर 1, we were supposed to increase the competitiveness of Indian industries. Number 2, we were to allow the foreign investment and technology to the economy so as to modernize our economy. And number 3, industries to import modern machinery and to adopt the latest technology. इन सब के लिए ये जरूरी था कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स लिमिट्स को थोड़ा सा चेंज करें। तो नंबर 1, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन, कि इतना ही इंपोर्ट कर पाओगे, इतना ही एक्सपोर्ट करना है, उन लिमिट्स को रिड्यूस किया गया। वो लिमिट्स रिड्यूस की गई और अप्रैल 2001 में तो रिमूव ही कर दी गई कि अब कोई लिमिट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग एसेंशियल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। हाँ, ड्रग नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री है, ठीक है। नंबर 2, हमारा टारगेट था एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को तो हटा ही दिया गया, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं। हमारा इंडियन डीलर अगर एक्सपोर्ट करना चाहिए लगता, जीएसटी भी टैक्स भी है, ठीक है, जीएसटी ने भी एक्सपोर्टेड गुड्स को टैक्स भी रखा है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया। इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस को रिड्यूस किया, खत्म तो नहीं कर सकते थे, बट हमने उन टैक्स लाइसेंसिंग सिस्टम, इफ वी वांटेड टू इंपोर्ट और हमें लाइसेंस ऑब्टेन करना है तो उसका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने, सेलेक्टेड चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना है जो हजार्डियस है या एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, बाकी सबके लिए आप विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस इंपोर्ट कर सकते हो। और ये सब किया गया ताकि हमारी इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो, ठीक है। आपका सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए हेडिंग्स लर्न करना। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आए हैं, पहले तो ये 5 सेक्टर्स के नेम लर्न करोगे। नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 3 टैक्सेशन रिफॉर्म्स, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड नंबर 5 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। TTF इनिशियली आई है। आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, TTT नहीं है, वो मैंने यहाँ पे टी देख के आपको बोल दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है बेसिकली। देन आफ्टर 2 तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म और 2 आप एफ से लर्न करेंगे, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसमें 4 पॉइंट्स है फर्स्ट में, सेकंड में भी 4 पॉइंट्स है, तो यहाँ 2 ही पॉइंट्स है और यहाँ वापस 4 पॉइंट्स है। इनको लर्न करना कंपल्सरी है, एक एक सेक्टर जो है वो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो किया गया वो था प्राइवेटाइज, कल से स्टार्ट कर दिया।
Privatization simply means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to private sector. Reducing the role of public sector and giving greater role to private है कि आपको इकोनॉमी में बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल देना है, और क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ पैसा स्टक हो गया था पब्लिक सेक्टर के अंदर जो अनप्रोडक्टिवली केवल वहां पे फंसा हुआ था, उससे कोई प्रोडक्ट एक टारगेट था। तो देखिए जरा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया गया। नंबर 1, गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की। नंबर 2, गवर्नमेंट ने पीएसयूज के जो इक्विटी होल्डिंग शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट करना शुरू किया। इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, और अगर हम वहां से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट किया और जब मनी विड्रॉ किया तो इसको कहा गया डिसइन्वेस्टमेंट। अब 1 मार्क में आपको पूछ ले व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो इट वाज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट का जो पैसा फंसा हुआ था और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग लाना, ये ऑब्जेक्टिव था, और एक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन लाना। भाई अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा, प्लस अगर गवर्नमेंट क्या करेगी इकोनॉमी में प्राइवेट देगा। तो ये माना गया कि प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज जब आएंगी, जब पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, अपना शेयर कैपिटल परचेज करके अपना माइंड लगाएंगे, ये यूज है उनको भी वो प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब पावर बूस्टर सेक्टर में आपको प्राइवेटाइजेशन के आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट गिवन है। जनरल थॉरो रीडिंग करनी है, हमारे सिलेबस में प्राइवेटाइजेशन का इतना ही लिखा है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में ध्यान रखना है आपको। काफी बच्चों को तो अभी तक ये कंफ्यूजन रहते हैं कि नवरत्न यानी 9 गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस। नवरत्न की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने 14 एंटरप्राइजेस को डाल रखा है, 24 सरकार के मिनी रत्न। ये क्या है? ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे सेल, भेल, आपने सुना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने इन लोगों को ये स्पेशल स्टेटस दिया। कहते हैं ना मेरे अनमोल रत्न है ये, तो सरकार ने कहा हमारे देश की ये इंपॉर्टेंट प्रीशियस ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही है। और बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ है, आप रीड कर लेंगे इसको खुद से। अब किसी को लगता है कि कोई नो डाउट्स? Okay, then your today's task will be to complete the chapter up to this part. Notes नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। I will be forwarding you the questions which you have to do in your register. मैं बुक में मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स बता दूंगी, वो आपको अपने रजिस्टर में करने होंगे, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स रहे एलपीजी पॉलिसी के। कुछ इसकी शॉर्टफॉल्स भी थी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैम ना फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगी वो। ओके ओके मैम। Okay, all right. Anyone else? Any problem? Any doubt? Okay, make sure everyone कि आपका upcoming week में objective भी है और subjective भी है। Chapter 4th of macro economics. So you have to start preparing your chapter. Minimum 10 days लगेंगे अगर आप 40 minutes daily देते हैं तो daily अपने 40 minutes में आप उसकी टेस्ट के लिए रेडी रहें। Okay, have a nice day. Enjoy yourself. See you in the next class.